हेलो दोस्तों, मैं सैम प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पीसीडब्ल्यू पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, सेकेंड ईयर के जितने भी कोर्स है उनके लिए जो प्रैक्टिकल की डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। 10 अगस्त से उनके प्रैक्टिकल है, तो आप सभी अपनी जो प्रिपरेशन है वो प्रॉपर रखें। साथ में सभी कोर्सेज से रिलेटेड कुछ बातें मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप प्रैक्टिकल देने जाओ तो आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होके जाए और अपना जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट की अच्छे से प्रिपरेशन करके जाए। इस वीडियो के अंदर मैं डीआरटी सेकेंड ईयर के जो प्रैक्टिकल में वाइवा के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा कि वाइवा के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से आप लोगों को उनको आंसर करना होता है। क्योंकि जितना आप पढ़ के जाओगे उतना तो आप बता नहीं पाओगे, क्योंकि जो टाइम होता है वो लिमिटेड होता है। तो लिमिटेड टाइम में आपको लिमिटेड चीजें ही बतानी पड़ेगी। तो कुछ क्वेश्चन है जो मैं बताता हूँ नॉर्मली जो पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, वो है डीआरटी सेकेंड ईयर से रिलेटेड। बाकी तो जितने भी कोर्सेज है उनके लिए जो कॉमन चीज होती है वो होती है थोड़ा आप जो ड्रेस वगैरह पहन के जाए वो अपनी कॉलेज की पहन के जाए। साथ में एक धुला हुआ एप्रिन वो आप पहन के जाए। इसके अलावा आपका नाम, कोर्स का नाम और आपके रोल नंबर की एक जो स्लिप आती है वो अपने एप्रिन पे ऊपर चिपका के लेके जाए या टक करके लेके जाए, उसको आलपिन वगैरह से पिन कर ले ताकि थोड़ा अच्छा लगे। क्योंकि आप वेल ड्रेसअप रहोगे तो आपका जो इंप्रेशन जाएगा वो भी अच्छा रहेगा थोड़ा। क्योंकि प्रैक्टिकल के अंदर सबसे आप ऐसे मान के चलिए, प्रैक्टिकल को एक इंटरव्यू मान के चलिए कि आपका इंटरव्यू हो रहा है और इंटरव्यू आप देखते हो यूट्यूब वगैरह पे देखते हो, इंस्टा वगैरह पे आप देखते हो, शोर्ट्स देखते हो आप, उसमें उसमें देखते हो कि कैसे जो बच्चे होते हैं ड्रेसअप फुल ड्रेसअप होके जाते हैं। तो इन्हीं चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको जो जो रिकॉर्ड्स आपने बनाए हैं, जो फाइल्स आपने बनाई है वो प्रॉपर आप बनाए और आपने बना भी ली होगी अभी तक तो, क्योंकि टाइम बहुत लंबा हो गया अभी तक तो और मैं तो ये उम्मीद भी करता हूँ कि आपने वही टॉपिक बनाए होंगे जो आपको अच्छे से आते हैं। क्योंकि मेनली जो एग्जामिनर पूछता है वो वही टॉपिक पूछता है जो आपने उस प्रैक्टिकल फाइल में या रिकॉर्ड्स में आपने मेंशन किए हैं। क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं वो कॉपी जेरोक्स कॉपी कर लेते हैं, जैसे किसी बच्चे की ले ली फाइल और फिर बना ली उसमें से, और टॉपिक उनको आते नहीं है। तो जो एग्जामिनर होता है क्वेश्चंस कभी करता है तो फिर दिक्कत होती है उनके साथ में। तो ये वाली चीज आप जरूर ध्यान रखें। आप केवल वही टॉपिक चाहे कम करें, ऐसा नहीं है कि 10 12 20 25 टॉपिक ही आप करें, उसमें चाहे कम टॉपिक कर ले, आप 10 कर ले, लेकिन ऐसे करें ताकि उनमें से कोई भी चीज आपसे पूछी जाए वाइवा के अंदर तो आप बता सकें। मैं इस क्लास के अंदर डीआरटी सेकेंड ईयर में रिलेटेड कॉमन क्वेश्चन जो कि मेनली पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर उनके बारे में डिस्कस करूंगा। मैं फाइनल क्वेश्चन ये नहीं बता रहा हूं कि फाइनल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अपन एक मैक्सिमम जो चांसेस होते हैं क्वेश्चंस बनने के वो क्वेश्चंस अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाकी तो देखो टीचर के माइंडसेट पे भी बात करते हैं। कई बार मान लो जो जहां से वहां बैठा होता है वहीं की कोई पोस्चर होती है, उस पोस्चर के बारे में, पोजीशन के बारे में या और किसी टॉपिक से रिलेटेड मान लो बात चल रही होती है तो उससे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वो। क्योंकि वो तो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो आपसे क्या पूछेगा। ठीक है, लेकिन अपन ये बात करते हैं नॉर्मली 80% जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनमें से ही पूछे जाएंगे। तो अपन देखिए एक बार स्टार्ट करते हैं डीआरटी सेकेंड ईयर के लिए जो वाइवा के क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में। वन बाय वन मैं आपको इसमें क्वेश्चंस भी बताऊंगा और क्वेश्चन के साथ में इनके सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको सॉल्यूशन देना होता है। मैंने इसके अंदर पीडीएफ के अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों को इंक्लूड किया है ताकि बच्चों को समझने में दिक्कत ना आए। मेनली जो बातें काम की है वही अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे, क्योंकि पूरी लंबी चौड़ी क्लास में यहाँ पे नहीं लेने वाला। टू द पॉइंट अपन बात करेंगे, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा और आंसर क्या दिया जाएगा उसका। तो देखिए सेकेंड ईयर डीआरटी प्रैक्टिकल एग्जाम टॉपिक सिलेबस बेस्ड। ये मैंने जितने भी टॉपिक जो क्वेश्चंस मेंशन किए हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग किए हैं। आपके सिलेबस में से यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इनमें से बाहर कुछ नहीं होने वाला। तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है, अपन स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं रेडियोग्राफी की, स्पेशल रेडियोग्राफी की अपन बात करते हैं। स्पेशल रेडियोग्राफी देखिए, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जीआईटी। क्योंकि आपको पता ही होगा कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक है। तो वन बाय वन टॉपिक मैंने लिए हैं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं वाइवा के लिए, उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जीआईटी अपन ने लिया है। देखिए गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है। देखिए सबसे पहले बेरियम स्वेलो और बेरियम मील के लिए मरीज की क्या तैयारी कराई जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, यही पूछा जाएगा कि बेरियम मील और बेरियम स्वेलो के लिए पेशेंट की क्या तैयारी की जाती है। तो आपको जो आंसर देना है वो क्या देना है, देखिए आंसर भी मैंने साथ के साथ लिखा है यहाँ पर। एनपीओ मरीज को रात को 12 बजे से या जो भी एग्जामिनेशन है कम से कम 6 से 8 घंटे पहले बुक का पास, एनपीओ बोलते हैं। ठीक है कि नहीं, ये इसको अपन क्या बोलते हैं, नील बाय माउथ। ठीक है, ऐसा भी अपन बोलते हैं कि जैसे कई बार आप देखते हो, आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा
या कभी हॉस्पिटल में गए होंगे, यदि किसी पेशेंट का ऑपरेशन होना होता है तो उसको बोला जाता है एक रात पहले कि कुछ भी खाना पीना नहीं, तो वही वाली सेम की चीज है। स्मोकिंग एंड च्युइंगम रेस्ट्रिक्शन, देखो स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, च्युइंगम नहीं करनी चाहिए। च्युइंगम का रीजन क्या होता है बेटा, क्योंकि उनसे जो हार्मोन्स होते हैं, सॉरी जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, तो उसकी वजह से च्युइंगम वगैरह इनको बैन किया जाता है। मतलब कि ऑपरेशन से पहले ये वाली चीज नहीं करे। देखिए जांच से पहले स्मोकिंग या च्युइंगम सख्त मना है, ताकि पेट में अत्यधिक गैस्ट्रिक जूस, मतलब अपन ने बात करी अभी एंजाइम, एंजाइम ज्यादा से ज्यादा ना बने, ठीक है, उनका बैलेंस बना रहे। आगे देखिए प्लेन रेडियोग्राफ प्रिपरेशन देखने के लिए, जैसे मान के चलो कई बार बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं ओटी में ले जाए जाते हैं, लेकिन बाद में बिना ऑपरेशन के बाहर निकाल दिए जाते हैं, क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ रीजन होता है, ऐसा नहीं होता वो करना नहीं चाहते, उनका कुछ रीजन होता है कि साहब इसकी प्रिपरेशन सही नहीं है। जैसे मान के चलो कोई ब्लड टेस्ट करवाया, ब्लड टेस्ट इरेगुलर आ गया, तो वो बता देते हैं कि हाँ साहब इनका ऑपरेशन अभी नहीं किया जा सकता, पहले इस चीज को कंट्रोल किया जाएगा, उसके बाद में ही किया जाएगा। तो देखिए प्लेन रेडियोग्राफ प्रक्रिया शुरू करने से पहले एक प्लेन एब्डोमेन एक्सरे लिया जाता है। ये मेनली जो बात की गई ना बेरियम मील की बात की गई है बेटा, बेरियम सोलो में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है मेनली, क्योंकि स्वेलो के अंदर जीआईटी वाला जो ईसोफेगस वाला पार्ट है वो इंक्लूड होता है। यहाँ पर ईसोफेगस वाला जो पार्ट होता है ना वही इंक्लूड होता है ना, तो इसके लिए फिर भी ज्यादा जरूरत नहीं होती। लेकिन बेरियम मील की यदि अपन बात करें, क्योंकि किसके लिए होता है बेटा, जो बेरियम मील होता है ये स्टमक के लिए होता है, ये भी चीज ध्यान रखिए आप। पूछा जाता है कि कौन से पार्ट के लिए कौन सा इन्वेस्टिगेशन होता है, ठीक है। आगे देखिए बेटा बेरियम मील फॉलो थ्रू बीएमएफटी, पूरी इंटेस्टाइन आ जाएगी बेटा इसके अंदर। तो देखिए और बेरियम एनिमा में किस अनुपात में बेरियम सल्फेट का घोल प्रयोग लिया जाता है, देखिए बीएमएफटी के लिए और बेरियम एनिमा के लिए किस रेशियो के अंदर किया जाता है। तो देखिए बेटा बीएमएफटी छोटे हाथ लगभग 30% वेट बाय वॉल्यूम, ये कंसंट्रेशन के बेस पे दी जाती है बेटा, अभी पूरा अपन यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते यहाँ पर। और यहाँ देखिए बेटा से 50% वेट बाय वॉल्यूम तक किया जा सकता है, और यहाँ देखिए बेरियम एनिमा के लिए 15% से 20%, मतलब इसमें किया जा सकता है 30 to 50% और इसमें किया जा सकता है 15 to 20% वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम जो कंसंट्रेशन होती है तीन तरीके की होती है बेटा, वेट बाय वेट होती है, वेट बाय वेट होती है, वेट बाय वॉल्यूम होती है, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होती है, जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों काम में लिए जाते हैं। लेकिन अपन इतना लंबा चौड़ा डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर, अपन बेसिक से बात करते हैं कि कौन से क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बेरियम एनिमा के दौरान प्रयोग होने वाले कॉन्ट्रास्ट मीडिया और हवा के प्रयोग के लिए क्या महत्व है। देखिए आपको पता है जो बेरियम मील की यदि अपन बात करें, बेरियम मील फॉलो थ्रू की बात करें या फिर बेरियम एनिमा की बात करें, तीनों की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। बेरियम मील की बात आप कर लो, बेरियम मील फॉलो थ्रू की बात आप कर लो, और बेरियम एनिमा की बात आप कर लो। इन तीनों में से आप कोई से भी बात कर सकते हो। इन तीनों के अंदर अपन काम में लेते हैं डबल कॉन्ट्रास्ट। क्या काम में लेते हैं बेटा, डबल कॉन्ट्रास्ट। डबल कॉन्ट्रास्ट का मतलब ऐसे ही होता है, पहले क्या दिया जाता है, ये आपको पता है इंटेस्टाइन होती है, उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स होती है, म्यूकोसा सिरोसा वगैरह मस्कुलरिस, ये लेयर्स होती है, और ये लेयर्स एक दूसरे पे क्या होती है, ओवरलैप होती है। तो पहले क्या दिया जाता है, एयर दी जाती है या फिर ऐसे कोई कॉन्ट्रास्ट दिया जाता है, कॉन्ट्रास्ट ही नाम दे दिया जाता है, ताकि उनमें एयर भरे और एयर भरने के बाद में उनकी जो लेयर्स ना वो सेपरेट हो जाए यूं, ठीक है, उसको डबल कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं। तो एयर के रूप में काम में लेते हैं, या तो कार्बेक्स ग्रेन्यूल काम में लेते हैं, कार्बेक्स ग्रेन्यूल काम में लेते हैं अपन, और ये मान लो कार्बेक्स ग्रेन्यूल काम में यदि अपन नहीं लेते हैं तो फिर अपन इनो काम में लेते हैं, ठीक है, इनो का भी काम यही होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, लेयर का सेपरेशन कर देता है, और उनके अंदर जो कोटिंग होती है ना बेरियम की वो अच्छे से हो जाती है, तो आपको दिखाई भी अच्छे से दे जाएगी। तो देखिए आंसर भी यही दिया गया, ये हाथ की आंतरिक परत को कोट करता है, और एयर या CO2 ये हाथ को फुलाता है, फुलाना मतलब चीजें भर जाएगी, उसके अंदर जो भी स्पेस है वो इंक्रीज हो जाएगा, और उसमें कॉन्ट्रास्ट की अच्छे से कोटिंग हो जाएगी। डबल कॉन्ट्रास्ट से हाथों की म्यूकोसा की सतह पर मौजूद छोटे छोटे अल्सर, पॉलिप या ट्यूमर वगैरह दिखाई देता है। ये मैंने आपको बताई दी, छोटे से छोटे बीमारी भी उसमें क्या आ जाएगी, पकड़ में आ जाएगी, ठीक है। जैसे मान के चलो अपने पास में ये अपने बोलते हैं कि साहब ये इंटेस्टाइन, अब इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारी लेयर्स रहती है यहाँ पर,
यू। अब यदि इसमें एयर भरेगी तो क्या होगी, फूलेगी, फूलने के बाद में यदि अपन कॉन्ट्रास्ट देंगे तो उसके अंदर उसका कोटिंग हो जाएगी वो, और वो आराम से एक्सरे के अंदर दिखाई दे जाएगी। ठीक है, तो ये तो थे जीआईटी के बेसिक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है जो मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ, ध्यान से देखें। मेनली ये पूछा जाता है कि साहब बेरियम सल्फेट जो होता है उसी को अपन क्या लेते हैं साहब, कॉन्ट्रास्ट मीडिया के रूप में काम में लेते हैं जब भी अपन जीआईटी की बात करते हैं। तब यहाँ पर बेरियम कार्बोनेट क्यों नहीं काम में लेते, BSO3 सॉरी BaCO3, जो बेरियम कार्बोनेट है वो क्यों नहीं काम में लेते। ठीक है, तो इसका जो आंसर आपको देना है वो क्या देना है बेटा, सर बेरियम के साथ में यदि अपन ये कार्बोनेट देंगे तो ये क्या बनाएगा, CO बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा जो कि टॉक्सिक होती है। क्या होती है बेटा, ये टॉक्सिक होती है। ये जो ब्लड रहता है उसके साथ में भर के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। ठीक है, इस वजह से इसको काम में नहीं लेते। बात समझ में आ गई कि सर ये जो बेरियम CO3 है जब इसको पानी के अंदर घोलेंगे तो ये CO रिलीज करेगी, CO जो होगी वो हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ के क्या बना लेगी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगी जो कि टॉक्सिक होता है। इस वजह से बेरियम सल्फेट ही काम में लेते हैं, बेरियम कार्बोनेट कभी काम में नहीं लेते। ठीक है, तो ये वाली चीज भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखें आप। अगली चीज देखिए बेटा, यूरिनरी सिस्टम से यदि अपन बात करें तो देखो IVU की बात करते हैं, IVP इंट्राविनस यूरोग्राम या इंट्राविनस पाइलोग्राम। जांच करने से पहले सीरम क्रिएटिनिन और यूरिया का टेस्ट क्यों किया जाता है, आपको पता ही होगा, आपने अभी एग्जाम दिए तो आपको पता होगा श्योरली कि सीरम क्रिएटिनिन या यूरिया का जो टेस्ट किया जाता है वो क्यों किया जाता है। तो कारण देखिए, IUV में प्रयुक्त कॉन्ट्रास्ट मीडिया का उत्सर्जन एक से गुर्दे के, देखिए कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो भी देंगी ऐसा तो नहीं बॉडी में पड़ा रहेगा, वो सालों साल चलता रहेगा बॉडी के अंदर, ऐसा तो होगा नहीं, उसको बाहर तो निकालना पड़ेगा। और वो किसके द्वारा निकाला जाएगा, किडनी के द्वारा निकाला जाएगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा। और यदि उसका यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ आ रहा है, इसका मतलब क्या आ रहा है, उसके फंक्शन जो है किडनी के वो ढंग से नहीं हो रहे, ढंग से प्रॉपर काम नहीं करती, तो काम ही नहीं करेगी तो फिर वो जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया वो जमा रह जाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। तो देखिए यदि मरीज का सीरम क्रिएटिनिन सामान्य सीमा से, सामान्य सीमा ये है बेटा, ये पूछी जाती है। ठीक है, 0.6 to 1.2 मिलीग्राम पर लीटर ml, DL को अपन बोलते हैं, ये से अधिक है तो इसका अर्थ ये कि किडनी सही काम नहीं कर सकती। इसका मतलब कॉन्ट्रास्ट मीडिया देने पर नेफ्रोक्सिटी का खतरा हो सकता है क्योंकि बाहर नहीं निकल पाएगा ना, इस वजह से। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पूछा जाता है एग्जामिनर के दिमाग में, हमेशा ऐसे क्वेश्चन चलते रहते हैं। अगला देखिए बेटा, MCU मिक्सचर, ये दो तरीके के होते हैं, RG होता है, MC होता है, दोनों के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, यदि यूरिनरी ब्लैडर की अपन बात करेंगे तो उसके लिए क्या होता है बेटा, RGU, और MCU जो होता है यूरिथ्रा होता है उसके लिए होता है, मेल के लिए होता है। तो म्यूचुएटिंग सिस्टोग्राफी और RGU में क्या अंतर है तथा इनके लिए मरीज की पोजीशन क्या रखी जाती है, मैंने बता दिया बेटा। RGU में यूरिथ्रा मूत्रवाहिनी के बाहरी छिद्र मीटर से कॉन्ट्रास्ट डाला जाता है फॉर एंटीरियर यूरिथ्री रिवोल्यूशन देखने के लिए। MCU इसमें मूत्राशय ब्लैडर को भरकर पेशाब करते समय उसकी फिल्में ली जाती है। मैंने अभी अभी आपको बताया, देखिए बेटा इस तरीके से होता है ये, ऐसे, ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर और ये हो गया यूरिथ्रा। ठीक है, तो देखिए इसमें एक वर्ड आता है बेटा रिट्रोग्रेड यूरिथ्रोग्राफ। रिट्रोग्रेड का मतलब होता है प्रोसेस के अपोजिट। प्रोसेस के अपोजिट का मतलब क्या हो गया, जैसे मान के चलो किडनी बना ली अपन ने, ये किडनी बना ली। नॉर्मली देखिए इससे क्या होता है साहब, यूरिन का जो फिल्ट्रेशन होता है वो इस तरीके से होता है, पहले किडनी, फिर यूरेटर, और फिर यूरिनरी ब्लैडर, और फिर यूरिथ्रा। यदि वेसिको यूरिटरी रिफ्लेक्स का मतलब हो गया कि इसमें यदि कॉन्ट्रास्ट मीडिया ऊपर की तरफ चढ़ता है तो उसको बोलते हैं रिट्रोग्रेड, मतलब प्रोसेस का उल्टा होता है उसका। तो देखिए यहाँ पर पोजीशन में अंतर की यदि अपन बात करें तो देखिए RGU MCU के लिए मरीज को 30 डिग्री से 40 डिग्री बहुत ऑब्लिक RP और LP पोजीशन पे रखा जाता है, जिसमें नीचे वाला पैर 90 डिग्री पे मुड़ा हुआ होता है। ये तो पोजीशनिंग जब आपने सिलेबस पूरा पढ़ा होगा तो उसमें बताया हुआ है सब चीजें ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। IVU के दौरान यदि मरीजों को एनाफाइलेटिक रिएक्शन, कॉन्ट्रास्ट एलर्जी हो जाए तो कौन सी आपातकालीन दवाएं, इमरजेंसी ड्रग्स दी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए इसमें कौन सी दी जाती है, एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन। ठीक है, गंभीर रिएक्शन या सीवियर एनाफाइलेटिक में प्रथम प्राथमिकता इसी को दी जाती है। ठीक है, कई बार जो एग्जामिनर होता है वो इसी तरीके से क्वेश्चन करता है आपसे कि एक मरीज है जिसका IVU जो प्रोसेस है या IVP प्रोसेस चल रही है, यदि उसके मान के चलो कोई इमरजेंसी हो गई तो आपसे पूछी जाती है कि सबसे पहले जो ड्रग्स दी जाती है वो कौन सी दी जाती है, तो कौन सी आएगी, एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन।
इसके अलावा देखिए क्या आ जाएगा बेटा, हाइड्रोकोर्टिसोन और डेक्सामेथासोन ये दिए जाते हैं स्टेरॉइड सूजन रिएक्शन को कम करने हेतु दिए जाते हैं। और एविल और डेक्सोना ये किस लिए दिए जाते हैं बेटा? एविल डेक्सोना का नाम तो आपने सुना ही होगा, एलर्जी के लिए होता है मेनली ये। देखिए एंटीहिस्टामिन एलर्जी के लिए होता है ये, तो ये दिए जाते हैं बेटा, ठीक है कि नहीं। इंजेक्शन एट्रोपिन ब्रेडिकार्डिया हार्ट रेट को कम करने की से, तो ये दवाइयों के नाम जरूर याद रखिए बेटा, ये है ना। मुझे डेटे बेटे एड्रेनालिन एपिनेफ्रिन किसके लिए दी जाती है? हाइड्रोकोर्टिसोन या डेक्सामेथासोन किस लिए दिए जाते हैं? एविल और डेक्सोना किस लिए दिए जाते हैं? और एट्रोपिन जो होती है वो किसके लिए दिए जाते हैं? यदि आईवीयू करते टाइम यदि कोई भी क्रिटिकल कंडीशन आती है तब। अगली चीज देखें बेटा, रिप्रोडक्टिव या अदर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हाइस्टेरोसल्फेंजियोग्राफी एचएसजी की यदि अपन बात करें तो किस दिन करनी चाहिए और इसमें कौन सा कॉन्ट्रास्ट इस्तेमाल होता है? मेनली तो यहाँ पर नॉन जो ओमनीपैक होता है, ओमनीपैक ही काम में आता है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो भी अपन काम में लेते हैं यहाँ पर। आयोहेक्सोल जिसको बोलते हो आप, देखिए पीरियड के 7वें से 10वें दिन के बीच में की जाती है, ये तो पहले भी बता चुके, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं अपन हाइस्टेरोसल्फेंजियोग्राफी। इस समय प्रेगनेंसी की संभावना नहीं होती है तथा एंडोमेट्रियम पतली होती है, और साथ में अपन ये बोलते हैं कि सब जो यूट्रस का माउथ होता है वो भी ओपन होता है, क्योंकि उसको एग जो होता है वो रिलीज करना होता है, इस वजह से। कॉन्ट्रास्ट वाटर सोल्यूबल नॉन आयनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया काम में लिया जाता है, जैसे आयोहेक्सोल और आइपोमिडोल, ये दोनों काम में लिए जाते हैं बेटा। अगला देखो साइलोग्राफी, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड के लिए की जाती है। डेक्रोसिस्टोग्राफी आइज की जो डक्ट है उसके लिए की जाती है। किन अंगों और नलिकाओं के लिए अध्ययन के लिए की जाती है? देखिए साइलोग्राफी सलाइवरी ग्लैंड के लिए की जाती है, यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड वगैरह दे रखी है, स्टेंसिस डिजीज वगैरह ये। और डेक्रोसिस्टोग्राफी की यदि हम बात करें तो आंख के लैक्रिमल एपरेटस वगैरह इनके लिए की जाती है। मैंने स्टार्टिंग में बताई साइलोग्राफी और डेक्रोसिस्टोग्राफी किस लिए की जाती है। नॉर्मल क्वेश्चन है जो आपको आने चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसे क्वेश्चन भी यदि गलत जवाब दोगे तो फिर जो इंप्रेशन होगा वो भी खराब होगा थोड़ा सा। बड़े सिमिलर से अच्छे क्वेश्चन सही। ओटी एंड बेड साइड रेडियोग्राफी की यदि अपन बात करें, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं और एडमिट होने के बाद में वो एक्सरे रूम तक चल के नहीं आ सकते, तो जो पेशेंट एक्सरे रूम तक चल के नहीं आ सकते उनके लिए कौन से एक्सरे किए जाते हैं? बेड साइड एक्सरे किए जाते हैं, तो वो ओटी में भी किए जा सकते हैं, वो किसी आईसीयू में भी किए जा सकते हैं, किसी वार्ड में भी किए जा सकते हैं। ऐसे एक्सरे को क्या बोलते हैं अपन? बेड साइड एक्सरे बोलते हैं। तो बेड साइड एक्सरे के अंदर देखिए क्या क्या चीजें हो सकती है। ऑपरेशन थिएटर में सियाम मशीन का उपयोग करते समय, सियाम मशीन कौन सी हो गई? जिसके अंदर ऐसा सी बना हुआ रहता है, एक तरफ एक्सरे ट्यूब लगी हुई रहती है, यू बीच में कैसेट वगैरह का लगा हुआ रहता है, कैसेट वगैरह पर लगाते हैं, उससे एक्सपोज किया जाता है। स्टेरिलिटी कैसे बनाए रखी जा सकती है? तो सियाम के देख ली इमेज इंटेंसिफायर एक्सरे ट्यूब को ट्रैप से या कवर से ढका जाता है, ऑपरेटर का सियाम में घुमाते समय। ये तो इतना ज्यादा कोई खास क्वेश्चन है नहीं, ये तो थोड़ा इतना कोई खास क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये है ना। बेड साइड के बारे में मैंने बता दिया कि बेड साइड एक्सरे कौन सा होता है, पूछ लेता है कई बार कि मान लो आपको बेड साइड का एक्सरे करना है तो आप बेड साइड एक्सरे कौन से पेशेंट के लिए किया जाता है, ठीक है। बाकी तो स्टेरिलिटी वगैरह तो आपको पता है, ढक के रखना पड़ता है, साफ सफाई रखनी होती है सभी। आगे देखो बेटा, मोबाइल और पोर्टेबल एक्सरे मशीन में बेड साइड करते समय रेडिएशन सुरक्षा के लिए किन बातों का ध्यान रखें? एक तो डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी चाहिए, पेशेंट को थोड़ा सा सेपरेट करना चाहिए। देखिए कम से कम 2 मीटर 6 फीट की दूरी पर खड़े रहते हैं, लेड एप्रिन पहने, पास में खड़े रहने वाले को लेड शील्ड से दूर रहता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। एक तो डिस्टेंस मेंटेन करके रखे और जो नॉर्मल पेशेंट है उनसे थोड़ा सा सेपरेट करके रखे पेशेंट को। केवल आवश्यक इससे कोई कोलिमेशन, जैसे आपको हैंड का एक्सरे करना है केवल, तो आप जो रेडिएशन दो केवल हैंड वाले पार्ट को दो, पूरी बॉडी को मत दो, तो आप कोलिमेशन को ज्यादा से ज्यादा यूज ले। अगला देखिए बेटा, रिसेंट एडवांस में यदि अपन बात करें तो देखिए रिसेंट एडवांस में कंप्यूटर टोमोग्राफी की यदि अपन बात करें तो देखिए सीटी स्कैन में एचयू हॉन्सफील्ड यूनिट क्या है, पानी हवा हड्डी, इनके लिए एचयू की वैल्यू क्या होती है, तो सब चीजें दे रखी है। देखिए एचयू ऊतकों की रेडियो डेंसिटी एटेन्यूएशन मापने की। अब देखिए यहाँ पर इतना टाइम अपने पास में नहीं है कि हर एक चीज को अपन डिटेल से डिस्कस कर सके कि एटेन्यूएशन क्या होता है क्या नहीं होता है। एटेन्यूएशन के लिए यदि थोड़ा बहुत वर्ड यदि पूछा जाए तो बोल देना कि साहब यदि मान के चलो ये कोई भी पेशेंट है, कि कोई भी पेशेंट है, इसको मैं क्या दे रहा हूं साहब? रेडिएशन दे रहा हूं, तो इसके साथ में 3 चीजें हो सकती है, या तो एब्जॉर्ब हो सकती है, ये स्कैटर्ड हो सकती है, या फिर ट्रांसमिट हो सकती है। तो ये वाले दोनों पार्ट जो होते हैं ना, ये वाले दोनों पार्ट ये एटेन्यूएशन को दिखाते हैं, क्योंकि बाहर नहीं जाते। और ट्रांसमिट के अंदर जैसे मान के चलो 100 रेडिएशन डाली, लेकिन यहाँ गई मान लो
80 गई तो 20% का क्या हो गया, एटीन्यूएशन हो गया। और वो किसकी वजह से हुआ है, एब्जॉर्ब रेडिएशन की वजह से और स्कैटर्ड रेडिएशन की वजह से हुआ है। ठीक है, तो देखिए एयर के लिए 1000, वाटर के लिए 0 और डेंस बॉन्ड के लिए प्लस का 1000 एच यूनिट से अधिक। कन्वेंशनल सिटी और हेलिकल या स्पाइरल सिटी में मुख्य अंतर क्या होता है, सिटी अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग जनरेशन आपने पढ़ी होगी तो वहां पर पढ़ा होगा। कन्वेंशनल सिटी इसमें केवल टेबल रुकती है, एक स्लाइड एक्सरे होता है, फिर टेबल आगे स्टेप बाय स्टेप, ये तो आपने पढ़ लिया होगा बेटा, उसी के बेस पे आपको आंसर देना है। ठीक है, जबकि जो हेलिक्स और जो हेलिकल वाली स्पाइरल सिटी होती है उसके अंदर डिटेक्टर लगातार घूमते रहते हैं। ठीक है, सिटी स्कैन में पिच फैक्टर का क्या मतलब होता है, ये नहीं पूछा जाएगा बेटा क्वेश्चन, पिच फैक्टर नहीं पूछा जाएगा, कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, एमआरआई से मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, सबसे पहले तो फुल फॉर्म में पूछ ली जाती है, बहुत सारे बच्चों को तो फुल फॉर्म भी नहीं पता होता, तो एक बार बेटा आप सबकी फुल फॉर्म जरूर पढ़ के जाए, जो भी शॉर्ट नाम आपको दिए हुए हैं उनकी फुल फॉर्म आप पूरी पढ़ के जाए कि किसका क्या मतलब होता है। जैसे कई बार जो एग्जामिनर होता है, आप जो भी एक्सरे करके जाते हो, क्योंकि जैसे आप एग्जाम देने जाते हो तो सबसे पहले एक्सरे का काम वो जरूर करवाता है कि कोई सा भी नॉर्मल एक्सरे आपसे करवा लेता है वो। ठीक है, उसके बाद में पूछा जाता है उसके बारे में कि साहब इसकी पोजीशन कैसे लगाई है, कौन सा एक्सरे है, तो उस टाइम आपसे एक चीज पूछी जा सकती है कि जो भी एक्सरे आप करके आ रहे हो उसका पूरा नाम क्या है, या कोई दूसरा नाम होगा उसका दूसरा नाम क्या है, तो ये सब चीजें आप याद करके जाए। जैसे अब बालों किसी किया एक्सरे किया, सब आरजीयू का एक्सरे करके ले गया, मुश्किल है, लेकिन मान के चलो पुराना पड़ा हुआ है वो लेके जाए, क्योंकि एग्जामिनर के टाइम पे पूरा प्रोसेस करना तो बहुत मुश्किल है। तो आपने आरजीयू का एक्सरे निकलवा के ले गए, आपने देखा वहां पर पूछ लिया आपसे कि किसका एक्सरे करके लाए, कि सर आरजीयू का। अब आरजीयू की आपसे फुल फॉर्म पूछ लेगा कि बताइए आरजीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, तो उसको क्या बोलेंगे, रिट्रोग्रेड लिथोग्राफी। तो ये सब चीजें आनी चाहिए, जैसे कि इसके अंदर भी आती है बहुत सारी। एमआरआई की यदि अपन बात करें, एमआरआई मशीन में किस प्रकार के चुंबक का प्रयोग होता है और इन्हें ठंडा रखने के लिए किस क्रायोजेनिक का उपयोग किया जाता है। देखिए सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट जो होती है अति चालक चुंबक, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है अपने को इमेज बनाने के लिए, क्योंकि एक्सरे और सिटी स्कैन की बात करें तो यहाँ पर तो अपने पास में एक्सरे होती है नॉर्मली, लेकिन एमआरआई के अंदर एक्सरे वगैरह नहीं होती है, तो फिर उसके लिए क्या चाहिए होता है, हाई मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है। तो हाई मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो देखिए चुंबक, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स, अतिचालक चुंबक और क्रायोजेनिक लिक्विड हीलियम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। मशीन को ठंडा रखने के लिए क्या चीज काम में ली जाती है और उसका टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है। क्रायोजन के रूप में लिक्विड हीलियम काम में लिया जाता है। तरल हीलियम तापमान लगभग 269 माइनस डिग्री सेंटीग्रेड 4 केल्विन होता है। ठीक है, एमआरआई रूम में पेस मेकर या मेटेलिक इंप्लांट वाले मरीजों को ले जाने की अनुमति क्यों नहीं दी जाती। आपको पता है मैग्नेट्स होती है, और मैग्नेट जो होती है ऐसे मटेरियल को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। ठीक है, आपने मुंबई का केस भी सुना होगा कि क्योंकि कई बार पता नहीं होता है, तो उन्होंने क्या किया, जो स्ट्रेचर थी जिसपे पेशेंट लेटा हुआ रहता था उसी को उस मशीन के पास में, मतलब गेट ओपन ही किया था, ओपन करने के जस्ट बाद में उसने क्या किया, मशीन ने पूरी की पूरी मशीन पेशेंट समेत खींच लिया और पेशेंट के चिथड़े उठ गए। इसका मतलब आप सोचिए मैग्नेटिक फील्ड कितना ज्यादा होता है उसमें, तो उन सब चीजों को अट्रैक्ट करता है। देखिए एमआरआई एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र फेरोमैग्नेटिक लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर बहुत तेजी से आकर्षित करती है। ठीक है, इसको प्रोजेक्टाइल इफेक्ट बोलते हैं। पेस मेकर की कार्य प्रणाली सर्किट बंद या खराब हो सकती है तथा अब जैसे मान के चलो पेस मेकर वाले पेशेंट को लेके पता लगे पेस मेकर काम ही नहीं करता वहां पर, तो बेचारा पेशेंट तो निपट जाएगा, आप एमआरआई करवा के भी क्या करोगे उसका। ठीक है, तो इस वजह से चीजों का ध्यान रखा जाता है। T1 वेटेड और T2 वेटेड इमेज में CFH कैसे दिखाई देता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एमआरआई की जो इमेज को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो ना, इन्हीं के बेस पे कर सकते हो कि T1 वेटेड के अंदर वो कैसे दिखाई देती है, T2 वेटेड के अंदर कैसे दिखाई देती है। तो देखिए T1 वेटेड के अंदर जो CSF होता है डार्क कलर का दिखाई देता है, काला, लो सिग्नल के कारण दिखाई देता है। और T2 वेटेड के अंदर ये बहुत सारी होती है बेटा, फ्लेयर वगैरह बहुत सारी इमेजेस होती है, T1 वेटेड, T2 वेटेड, इसके अलावा फ्यूज, डिफ्यूज ये, और इसके अलावा फ्लेयर वगैरह ऐसे बहुत सारी इमेजेस होती है, स्फेयर होती है, स्टिर होती है, लेकिन वो आपने जब सिलेबस पढ़ा होगा तो पूरी चीजें पढ़ ली होगी आपने। तो T1 वेटेड के अंदर CSF डार्क होता है और T2 वेटेड के अंदर CSF जो होता है ब्राइट होता है। ठीक है, कई बार आपको दे दिया जाएगा, वहां पर एक फिल्म दे दी जाएगी और उस फिल्म के अंदर पूछा जाएगा आपसे कि बताइए साहब ये कौन सी के लिए इमेज है, T1 वेटेड है या T2 वेटेड है। तो CSF जो फ्लूइड दिखाई देगा वो ब्लैक यदि दिखाई दे रहा है इमेज के अंदर, यदि ब्लैक दिखाई दे रहा है तो वो T1 वेटेड होगा, और T2 यदि ब्राइट दिखाई दे रहा है तो वो T2 वेटेड होगा। ठीक है, आगे देखिए CRDR में भी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो क्या है, कंप्यूटर रेडियोग्राफी में इमेज रिसेप्टर के रूप में प्रयोग होने वाली PSP प्लेट की संरचना को समझाइए। इतना ज्यादा लंबा चौड़ा तो क्यों नहीं पूछेगा, लेकिन PSP की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फर। ठीक है, बेरियम फ्लोराइड विथ यूरेनियम, ये इससे मिलकर बना हुआ रहता है। जब ये प्रोसेस पूरा मत पढ़ो आप, ये तो ये वाली चीज ध्यान रख लो PSP वाली,
ये बड़ी इंपॉर्टेंट है पीएसपी, फोटो स्टिमुलेबल फास्फर, ठीक है, कि पीएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है वहां पर। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी में क्या अंतर होता है, तो देखिए इनडायरेक्ट में एक्सरे जो आती है लाइट फोटोन, ये सेंटीमीटर होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती है, एमोर्फस सिलिकॉन बोलते हैं इसको, ये है सिलिकॉन जिसको दिखा रखा ना एमोर्फस। दूसरा देखिए इसमें डायरेक्ट में यदि अपन बात करें तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होते हैं एक्सरे से, ठीक है कि नहीं, यहाँ पर ये सेंटीमीटर का काम नहीं होता है कुछ भी। तो ये दो तरीके के हुए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में पैक्स और डिस्कॉम में क्या कार्य होता है, तो देखिए यहाँ पर पैक्स की यदि अपन बात करें तो मेडिकल के इमेजेस को स्टोर रिव्यू करने एक जगह से दूसरी जगह, ये आपने पढ़ा होगा बेटा। और डिस्कॉम देखिए डिजिटल इमेजिंग एंड कम्युनिकेशन इन मेडिसिन, मेडिकल इमेज फाइलों का एक यूनिवर्सल स्टैंड फॉर्मेट होता है जिससे अलग अलग कंपनियों की मशीनें आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, डिस्कॉम, ठीक है कि नहीं। दो, अरे जैसे ऐसे इसको ऐसे समझो, जैसे दो पाइप को मेरे को जोड़ना है, तो दो पाइप को आप कैसे जोड़ते हो, एक बीच में एक पिन आती है छोटी सी, उस पिन में लगा देते हैं, एक पाइप इधर से एक पाइप इधर से। जैसे नल से आपको पाइप जोड़ना तो क्या करते हो, एक छोटा सिरा लेते हो एक बड़ा सिरा लेते हो, ऐसे बनी हुई रहती है ऐसे, ऐसी बनी हुई रहती है, तो इसमें छोटा वाला जो पाइप होता है उसका सिरा आ जाता है ये। तो दो पार्ट को जोड़ने के लिए जो काम में लेते हैं उसको क्या बोल रहे हैं, डिस्कॉम। तो अलग अलग कंपनियों की जो मशीनें होती है ना, उनका कोऑर्डिनेशन बैठाने के लिए जिस चीज को जोड़ा जाता है उसको क्या क्या बोला जाता है बेटा, डाइकॉम, ठीक है, डाइकॉम। अब देखिए अपन रेडिएशन थेरेपी और रेडिएशन हैजार्ड की यदि अपन बात करते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है अलारा, अलारा के बारे में आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म जरूर पूछी जाती है, एज लो एज रीजनेबल अचीवेबल। और इसका जो सिद्धांत होता है वो क्या होता है, डीटीएस, डिस्टेंस टाइम और एक्सपोजर जो होता है, ठीक है कि नहीं, शील्डिंग, सॉरी। तो डीटीएस ये वाला ध्यान रखिए, टीडीएस ध्यान रख लिया, डीटीएस ध्यान रख लिया, जो भी समझ में आए। टाइम कम से कम होना चाहिए, डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा होता है, और शील्डिंग भी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। उसके लिए लेड एपरिन अपन काम में लेते हैं, लेड बेरियर, लेड एपरिन वगैरह। और समय जो रेडिएशन सोर्स के बाद में समय है वो कम से कम होना चाहिए। टीएलडी की बात करें तो टीएलडी की फुल फॉर्म मेनली पूछी जाती है, थर्मोल्यूमिनेसेंट डोसीमीटर, ये वाली चीज याद रखे। कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है आपके पास यदि टीएलडी बैच है तो टीएलडी बैच आप जरूर लगा के जाए, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। तो टीएलडी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जो टीएलडी है उसको लेड एपरिन के नीचे पहना जाता है कि ऊपर पहना जाता है, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता। तो लेड एपरिन को कहाँ, सॉरी, ये टीएलडी को कहाँ पहना जाएगा, लेड एपरिन के जस्ट नीचे, क्योंकि लेड एपरिन कितनी प्रोटेक्ट कर पा रही है रेडिएशन, उसका पता कैसे लगेगा, यदि आपने ऊपर पहन लिया तो रेडिएशन आएगी सीधी उससे टकराएगी तो पता ही नहीं लगेगा। तो आप उसको क्या करो, लेड एपरिन जो आता है ना उसके नीचे पहनो, ताकि लेड से भी जो रेडिएशन जा रही है ना वो भी डिटेक्ट हो जाएगी, ठीक है। देखिए बनावट में तो कोई खास है नहीं, बाकी देखिए पहनने का स्थान इसे चेस्ट लेवल, छाती के स्तर पे पहना जाता है। लेड एपरिन पहनते समय इसे एपरिन के अंदर पहना जाना चाहिए, ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। अगला देखिए ईआरबी, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, ये इसका जरूर फुल फॉर्म का जरूर ध्यान रखें। रेडिएशन वर्कर के लिए जो डोज लिमिट होती है ये भी पूछी जाती है बेटा, डोज लिमिट इंपॉर्टेंट है। तो वर्कर के लिए जो होती है वो कितनी होती है, 20 मिलीसीवर्ट होती है पर ईयर। और यदि आम पब्लिक की यदि बात करें तो 1 मिलीसीवर्ट होती है। एक ट्रेनी के लिए और होती है, ट्रेनी बोले अपन स्टूडेंट बोले, स्टूडेंट्स के लिए जो होती है ना ये 6 मिलीसीवर्ट होती है। आपसे ज्यादातर यही पूछी जाती है कि जो ट्रेनी होती है उसके लिए इसकी जो डोज होती है वो कितनी होनी चाहिए, तो वो कितनी होगी बेटा, 6 मिलीसीवर्ट होती। लेड एपरिन की लेड इक्विवेलेंट मोटाई थिकनेस कितनी होनी चाहिए, इसे चेक करने का तरीका क्या है, तो देखिए मोटाई सामान्य तो 0.25 mm टू 0.5 टू 0.5 mm ऑफ लेड, ये होता है बेटा, ठीक है कि लेड इक्विवेलेंट मटेरियल कोई सा भी हो सकता है, लेड हो तो बहुत बढ़िया। चेक करने का तरीका क्या, फ्लोरोस्कोपी सिटी एक्सरे मशीन के नीचे रखकर साल में कम से कम एक बार क्रैक या डैमेज की जांच की जाती है, ठीक है। मतलब इसकी जांच कैसे की जाएगी लेड एपरिन की, कि आपने नीचे क्या रख दिया कि मान के चलो कोई टीएलडी बेस लगा दिया या ऐसी कोई चीज रख दी, जैसे फिल्म ही रख दिया आपने, ठीक है, फिल्म रख दी और ऊपर वो लेड एपरिन रख लिया और उसके बाद में एक्सपोज कर दे बार बार एक्सपोज कर दे, और बाद में उस फिल्म को क्या करके देख लो, डेवलप करके देख लो। यदि उसमें डेवलपमेंट हो रहा है तो इसका मतलब उसमें क्रैक है, इसका मतलब उससे रेडिएशन जा रही है। और यदि नहीं जा रहा, यदि फिल्म साफ आती है
तो इसका मतलब क्या हो गया साहब कि उसमें किसी तरीके का एक्सपोजर नहीं जा रहा है अंदर, तो इस तरीके से चेक की जाती है। अगला देखिए बेटा, रेडियोथेरेपी टेक्निक्स की यदि अपन बात करें तो टेलीथेरेपी और ब्रेकीथेरेपी। टेलीथेरेपी दूर से की जाती है, ब्रेकीथेरेपी पास से की जाती है। बस टेली का मतलब ही दूर होता है बेटा, दूर से की जाती है। जैसे टेलीफोन हो गया, टेलीविजन हो गया, तो ये टेलीविजन टेलीफोन ये दूर की चीजें दिखाते हैं हम लोग। ब्रेकीथेरेपी के अंदर इसमें एक सोर्स होता है, रेडिएशन सोर्स, उसको बॉडी से दूर रखा जाता है, बॉडी से दूर, और ब्रेकीथेरेपी में पास रखा जाता है। ठीक है, पास रखा जाता है, ट्यूमर के अंदर ही रखा जाता है। पूरा सिलेबस पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा। देखिए यहाँ पर रेडिएशन सोर्स मरीज शरीर से दूर रखा जाता है और जबकि यहाँ पर पास रखा जाता है। आगे देखिए, लीनियर एक्सेलरेटर की बात करते हैं तो लीनियर मशीन में एक्स और इलेक्ट्रॉन कैसे उत्पन्न किए जाते हैं ये पहले भी बता चुके हैं। रेडिएशन जो सोर्स होता है इलेक्ट्रॉन सोर्स, ठीक है कि नहीं, जिसके अंदर फिलामेंट अपन काम में लेते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ये। तो देखिए लीनियर में माइक्रोवेव तकनीक का उपयोग करके इलेक्ट्रॉन्स को उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जाता है। ये तो त्वरित करने का तरीका होता है, बाकी निकलता फिलामेंट से ही है। हाई जेट टारगेट टंगस्टन से टकराते हैं तो हाई एनर्जी की एक्सरे बनती है। ठीक है कि नहीं, ये तो लीनियर को जो ऑपरेट करते हैं वो अलग अलग तरीके की मशीनें आती है, तो उनके बारे में बहुत ज्यादा अपन डिस्कस अभी यहाँ नहीं कर सकते। आगे देख ले बेटा, पेशेंट केयर हॉस्पिटल मैनेजमेंट की यदि अपन बात करें तो पेशेंट हैंडलिंग इमरजेंसी केयर की यदि अपन बात करें तो बात आती है ट्रॉमा इमरजेंसी मरीज को व्हील चेयर स्ट्रेचर एक्सरे टेबल पे शिफ्ट करते समय क्या क्या सावधानी। ये थोड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। यदि कोई भी पेशेंट को आपको शिफ्टिंग करनी है तो कैसे करनी। अरे घर में जैसे किसी पेशेंट का हाथ टूटा हुआ, किसी रिलेटिव का हाथ वगैरह टूटा हो, पैर वगैरह टूटा हो, तो पकड़ के खींच के थोड़ी पटक देते हो उसको कि चल यहाँ पर पड़, ऐसा थोड़ी होता है। वहां पर तो चीजें ध्यान रखनी पड़ती है कि हाँ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उसको मूव किया जाए ताकि जो भी चोट लगी हुई है उस जगह पे ज्यादा जोर नहीं पड़े। तो देखो, रीढ़ की हड्डी या गर्दन की चोट वाले मरीज को लॉग रोल टेक्निक का प्रयोग करें, सी स्पाइन कोलर लगा कर रखे। ये वाली चीजें ध्यान रखे बेटा आप थोड़ी, क्योंकि टेक्निकल है थोड़ा सा। लॉग रोल टेक्निक अलग से टेक्निक होती है, उसके थ्रू आप पेशेंट को ट्रांसफर कर सकते हो। आगे देखिए बेटा, कम से कम 3-4 व्यक्तियों की सहायता से मरीज को सीधा स्थानांतरित करें, ऐसे नहीं 1-2 जने पकड़ के लग रहे। आईवी लाइन कैथेटर ट्यूब या ऑक्सीजन पाइप को खींचे नहीं, ये नॉर्मल सी चीज है। सामान्य वयस्क मनुष्य में वाइटल साइन, तो देखो वाइटल साइन के नॉर्मल वैल्यूज क्या क्या चीज होती है, ये जरूर याद रखिए आप। अच्छा क्वेश्चन है, वाइटल साइन की नॉर्मल वैल्यूज जो होती है वो क्या क्या होती है। ब्लड प्रेशर की यदि अपन बात करें बीपी की तो 120 to 80 mm ऑफ Hg होती है। पल्स रेट की यदि अपन बात करें तो 60 to 100 बीट्स पर मिनट होती है। रेस्पिरेशन रेट की बात करें तो 12 to 20 बीट्स पर मिनट होती है। और बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो फ़ारेनहाइट में तो कितना होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और डिग्री सेंटीग्रेड में बात करें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, अगली अपन बात करें सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी रेस्पिरेशन की बात करें तो प्रक्रिया का रेशियो क्या रहता है। तो देखिए, क्रम CAB कंप्रेशन, एयरवेज एंड ब्रीथिंग। सबसे पहले उसको कंप्रेस करें, कई बार देखते हो सीपीआर देते टाइम छाती पे यूं प्रेस किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में एयरवे, ठीक है, सांस दी जाती है और उसको ब्रीथ करवाया जाता है। आगे देखो रेशियो, देखो 30 चेस्ट कंप्रेशन, 2 रेस्क्यू ब्रीथ्स, 30:2 का ब्रीथ वो रेशियो होता है। ठीक है, मतलब जो कंप्रेशन देने होते हैं वो कितने देने होते हैं 30, और जो एयर देनी होती है वो कितनी होती है 2। आगे देखो तो बायोमेडिकल वेस्ट के मैनेजमेंट की यदि अपन बात करें तो किस बाल्टी में कौन सा कचरा डाला जाता है, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आपको सब चीजें याद रहनी चाहिए। येलो के अंदर क्या डाला जाएगा, रेड के अंदर क्या डाला जाएगा, व्हाइट के अंदर क्या डाला जाएगा, और ब्लू के अंदर क्या डाला जाएगा, ये पढ़ लेना। ये जो पीडीएफ है पूरी की पूरी क्वेश्चनों की, वो आपको PCW कोचिंग की टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से भी आप रीड आउट कर सकते हो। इसके अलावा पैरामेडिकल कोचिंग वाला व्हाट्सएप चैनल है, उस पर भी मिल जाएगी आपको, तो दोनों जगह पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। तो यदि आपने टेलीग्राम चैनल यदि फॉलो नहीं किया तो PCW कोचिंग के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप जरूर ज्वाइन कर ले। ठीक है, तो उसमें ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, सारे के सारे क्वेश्चन आप पढ़ के जाओ, बेसिक क्वेश्चन है। आगे देखिए बेटा, तो देखिए नीले के अंदर कौन कौन सी रखी जाती है। मेडिको लीगल केस की यदि अपन बात करें, MLC का क्वेश्चन ये मेनली यही पूछा जाता है, एक्सरे रिकॉर्ड को संभाल कर रखने और फिल्म को सही पहचान करने का जो दर्ज करने का क्या नियम होता है। तो देखिए, फिल्म पर मरीज का पूरा नाम, उम्र, लिंग, MLC नंबर, तिथि, समय,
राइट लेफ्ट मार्कर स्थायी रूप से प्रिंट अंकित होना चाहिए, ठीक है नहीं, क्योंकि एमएलसी की रिपोर्ट की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। और एमएलसी रिकॉर्ड और एक्सरे फिल्मों की कस्टडी संभाल कर रखी जाती है, क्योंकि इन्हें कानूनी प्रक्रिया कोर्ट एविडेंस के लिए सालों तक सुरक्षित रखा। आपको पता ही है इंडिया के अंदर कोर्ट कितने चल रहे, केसेस कितने चल रहे, तो कौन सा केस कब ओपन हो जाए, किसकी रिक्वायरमेंट कब पड़ जाए, तो इसके कारण इनको बहुत ज्यादा संभाल के रखा जाता है, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर बताए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि मेनली नॉर्मली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं। बाकी तो देखो अपन ये फिक्स नहीं कर सकते क्वेश्चंस की सब प्रैक्टिकल जो एग्जामिनर रहेगा वो यही चीजें पूछेगा। मैंने पहली चीज आपको बताई कि आपका जो रिकॉर्ड आप बना रहे हो वो बहुत साफ सुथरा बनाए और उसमें वही चीज बनाए जो आपको याद है अच्छे से, जो आपको आती है, क्योंकि एग्जामिनर के पास में आपकी सबसे पहले जो चीज पहुंचेगी वो रिकॉर्ड्स पहुंचेंगे आपके, आपका नाम और सब चीजें उसमें मेंशन होनी चाहिए, इंडेक्स वगैरह मेंशन होनी चाहिए। तो इंडेक्स में जो टॉपिक्स लिखते हो उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार वो एग्जामिनर एक आपकी जो इंडेक्स देखता है उसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है, बोल देता है कि साहब इस टॉपिक पे आप बताइए मेरे को, तो टॉपिक नहीं आएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होती है पेशे जो एग्जामिनर होता है उसको नंबर देने में। तो और आप प्रैक्टिकल देते टाइम बेटा पूरे पूरे कॉन्फिडेंट रहे, मैंने आपको पहले ही बताया जितना आप में अच्छा कॉन्फिडेंस दिखेगा उतने आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, क्योंकि अभी आप डर पेर के यदि एग्जाम दोगे तो उससे भी बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो चीज इंपॉर्टेंट एग्जाम में कोई चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो आपका कॉन्फिडेंस होता है। आपको आए नहीं आए ये बात की बात है, बाकी आप में जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो अच्छा खासा होना चाहिए। बाकी आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट। एग्जामिनर जब आपको देखता है तो उसके दिमाग में जो पिक्चर बनती है वो वही बनती है जो आप जैसा आपको देखती है, क्वेश्चन तो बाद में पूछता हुआ आपसे। तो ये दो तीन चीजों का आप ध्यान रखोगे तो आपका प्रैक्टिकल बहुत ही अच्छा जाएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। बाकी देखिए आप ये एक और क्वेश्चन रह गया अपने पास में कि फिल्में देता है वो आपको कुछ, ठीक है कि नहीं, वो जो फिल्में देगा ना उन फिल्मों के बीच में डिफरेंशिएशन आपको बहुत जरूरी है, वो करना आना बहुत जरूरी है। जैसे आपको क्या कर देगा वो सिटी स्कैन की फिल्म दे देगा, एमआरआई की फिल्म दे देगा और पूछेगा आपसे वो कि साहब इन दोनों के अंदर क्या फर्क है, कौन सी सिटी स्कैन की है कौन सी एक्सरे की है। यदि बनावट की बात करें तो अपने पास में एक्सरे सिटी स्कैन और एमआरआई की फिल्मों में कोई फर्क नहीं होता है, फर्क होता है केवल इनके जो एक्सपोजर जो इमेजेस आती है उनके ऊपर, क्योंकि अपने को पता है एमआरआई की जो इमेज बनती है किसके द्वारा बनती है, मैग्नेटिक फील्ड से बनती है, जबकि यदि अपन बात करें सिटी स्कैन और एक्सरे की जो बनती है किससे बनती है, एक्सरे से बनती है। तो देखिए बेसिक डिफरेंस मैंने बताया है। इमेज प्रिंसिपल की यदि अपन बात करें तो यूजेस सिंगल एक्सरे बीम, यूजेस मल्टीपल एक्सरे बीम और रिकंस्ट्रक्टेड होती है इमेज और यूज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहला अंतर तो यही होता है। देखिए आपको इमेज भी दिखाई दे रही होगी यहाँ पर, सिटी की अलग बोन्स वगैरह ये अच्छे से व्हाइट कलर की दिखाई देती है एकदम। यहाँ पर इमेज टाइप की यदि अपन बात करें तो 2D इमेज होती है, क्रॉस सेक्शनल इमेज होती है और यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल इमेज विद एक्सीलेंट सॉफ्ट टिश्यूज, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। एमआरआई जब भी होगी ना तो एमआरआई के अंदर सॉफ्ट टिश्यूज वगैरह मेंशन्ड होंगे अच्छे से, ठीक है। अपीयरेंस की यदि अपन बात करें तो वन और फ्यू लार्ज इमेजेस होती है, मैनी स्मॉल स्लाइसेस ऑन वन फिल्म, खूब सारी इमेजेस होती है एक ही पार्ट की, मैनी स्लाइसेस इन डिफरेंट सीक्वेंसेस T1 T2 फ्लेयर स्टिर वगैरह ये खूब सारी होती है यहाँ पर। बॉर्न विजिबिलिटी एक्सीलेंट होती है और मॉडरेट होती है। मैंने बात आपको बताई थी, आप सिटी स्कैन और एमआरआई की फिल्म में जो मेजर डिफरेंस कर पाओगे इसी से कर पाओगे। सिटी स्कैन के अंदर जो बोन का जो अपीयरेंस होता है वो एक्सीलेंट होता है, खतरनाक होता है, वो बहुत अच्छे से दिखाई देती है। जबकि यदि एमआरआई की बात करेंगे तो एमआरआई के अंदर आपको सॉफ्ट टिश्यूज ज्यादा दिखाई देंगे उसमें। बाकी देखिए सॉफ्ट टिश्यू विजिबिलिटी पुअर होती है, गुड होती है, इसमें एक्सीलेंट होती है। देखिए ये दोनों पॉइंट ही आपको सब कुछ क्लियर कर देंगे, ये वाले जो दोनों पॉइंट है ना ये आपको सब कुछ क्लियर कर देंगे। बाकी देख लीजिए आप रेडिएशन, यस वहां पे नो आयोनाइजिंग रेडिएशन। कॉन्ट्रास्ट मीडिया, देखिए कॉन्ट्रास्ट मीडिया कौन कौन सा काम में लेता है, आयोडीनेटेड, ये यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, एमआरआई के अंदर जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया काम में लिया जाता है वो गैडोलिनियम काम में लिया जाता है, ठीक है कि नहीं। और ये रिलैक्सेशन टाइम T1 और T2 को कम ज्यादा करता है, इस वजह से गैडोलिनियम काम में लेता है। बाकी फ्रैक्चर, चेस्ट वगैरह, ट्रॉमा, स्ट्रोक वगैरह, ब्रेन, स्पाइनल कोड, जॉइंट्स, लिगामेंट, मसल्स के द्वारा ही काम में लिया, ठीक है। तो जो बेसिक डिफरेंस होता है एक्सरे और एक्सरे की फिल्म में, सिटी स्कैन की फिल्म में और एमआरआई की फिल्म में, तो यही होता है। मैंने पूरी टेबल बनाई है, पूरी टेबल आप अच्छे से पढ़ के जाए, फिल्म में एक दो आप अपनी जो क्रोम है उस क्रोम पे आप डाल के देख ले, बाकी तो वो भी बता देंगे कि साहब जो फिल्म दिखती है वो किस तरीके से दिखाई देती है।
तो ये थी अपनी पूरी प्रैक्टिकल की वाइवा क्लास। आप इसको ध्यान से देख के जाए, क्वेश्चंस की प्रिपरेशन इसी तरीके से करते जाए। बाकी कोर्स की यदि अपन बात करें तो PCW प्लस ऐप पर बहुत सारे कोर्सेज अभी रन कर रहे हैं। कंपटीशन की यदि अपन बात करें तो कंपटीशन से रिलेटेड कोर्सेज भी खूब सारे चल रहे हैं। अकेडमिक की यदि अपन बात करें तो अकेडमिक के कोर्सेज भी बहुत सारे चल रहे हैं यहाँ पर। और सबसे ज्यादा खास बात जो रहती है, बहुत लैंग्वेज में है, हिंदी प्लस इंग्लिश में है, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज चल रही है आगे की कंपटीशन एग्जाम के लिए, तो वो टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे फ्री टेस्ट अवेलेबल होंगे जल्दी इस ऐप पर, तो आप जरूर ऐप इंस्टॉल कर ले एक बार के लिए, ठीक है। और यदि आप पहली बार इस YouTube चैनल पे आए हो तो ये चैनल जो है वो जरूर सब्सक्राइब कर ले आप, ताकि किसी भी एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और कंटेंट से रिलेटेड वीडियो आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है। बाकी मैंने आपको टेलीग्राम के लिए बता ही दिया। आपको यदि PDF चाहिए तो इस जो टेलीग्राम चैनल है हमारा PCW क्लासेस, ये आप जरूर ज्वाइन कर ले, वहां पर इसकी PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी। बाकी यदि आपकी कोई क्यूरी हो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। बाकी तो एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय, टेक केयर।